आज के इस वीडियो में हम व्यष्टि अर्थशास्त्र से रिलेटेड टॉपिक का अध्ययन करेंगे, जिसे उत्पादन फलन के नाम से जाना जाता है। हम अपने पूर्व वीडियो में हमने ये अध्ययन किया था कि पूर्ति किसे कहते हैं। सामान्य रूप से पूर्ति व कीमत में सीधा संबंध होता है। किसी वस्तु की कीमत बढ़ने के साथ पूर्ति में भी वृद्धि होती है और कीमत में होने वाली कमी के साथ पूर्ति में भी कमी होती है। उत्पादन भी पूर्ति भी उत्पादन से रिलेटेड होती है। और उत्पादन क्या होता है ये पहले हम जानेंगे कि उत्पादन किसे कहा जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि फलन किसे कहा जाता है, उत्पादन फलन किसे कहा जाता है, इसकी क्या परिभाषा है, क्या मान्यताएं हैं, क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उत्पादन किसको कहते हैं। किसी भी वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन कहलाता है। जैसे देखिए, ये मिट्टी ऑलरेडी होती है, प्रकृति में मिट्टी है। एक कुम्हार क्या करता है, मिट्टी का शेप चेंज करता है। इसने मिट्टी का शेप चेंज कर दिया, मिट्टी से इसने मटका बना दिया। तो इसने क्या किया, मिट्टी की उपयोगिता को बढ़ाया। मिट्टी पहले से थी, उसने अपना श्रम लगाया और मिट्टी का शेप चेंज कर दिया। शेप चेंज करने से मिट्टी की उपयोगिता बढ़ गई। या फिर उन्होंने दीपक बनाया तो भी मिट्टी की उपयोगिता क्या हुई, बढ़ी। इसी प्रकार से जैसे लकड़ी है, लकड़ी प्रकृति में होती है और एक कारपेंटर इसमें अपना श्रम लगाता है और इस लकड़ी का शेप चेंज कर देता है। उसका शेप चेंज करने से लकड़ी की उपयोगिता बढ़ जाती है। देखिए, मान लीजिए इसने चेयर का रूप दे दिया लकड़ी को, तो यहां क्या हुआ, लकड़ी की उपयोगिता को बढ़ाया। तो उत्पादन क्या है, पहले हम ये समझते हैं उत्पादन क्या है, उसके बाद हम उत्पादन के साधन की बात करेंगे, उसके बाद उत्पादन की बात पूरी हम करेंगे। तो देखिए, उत्पादन क्या है, किसी भी वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन कहलाता है। कोई भी वस्तु की उपयोगिता को बढ़ाना उत्पादन कहलाता है। अब बात आती है फलन की। अब देखिए क्या होता है, उत्पादन के साधन है। पहले भी हम बात करें, उत्पादन के साधन 5 है: भूमि, पूंजी, श्रम, प्रबंध और साहस। भूमि को बदले में लगान दिया जाता है, पूंजी को बदले में ब्याज दिया जाता है, श्रम को बदले में मजदूरी दी जाती है, प्रबंधक को वेतन दिया जाता है और साहसी को लाभ दिया जाता है। ये उत्पादन के साधन है। अब बात करेंगे उत्पादन फलन किसे कहते हैं। तो देखिए, उत्पादन फलन, सबसे पहली चीज हम ये समझते हैं कि फलन किसे कहा जाता है। फलन, आप देखिए, फलन किसे कहा जाता है, एक स्वतंत्र चर एक व दूसरे आश्रित चर में आपस में जो संबंध होता है उसे फलन की संज्ञा दी जाती है। एक स्वतंत्र चर व एक आश्रित चर में आपस में जो संबंध होता है उसको फलन की संज्ञा दी जाती है। स्वतंत्र व आश्रित चर में आपसी संबंध। देखिए, कई प्रकार के फलन, जैसे डिमांड इज फंक्शन ऑफ प्राइस, ये स्वतंत्र चर है और ये आश्रित चर। इसी प्रकार से देखिए, कंजप्शन इज फंक्शन ऑफ इनकम, हमारा उपभोग आय पर निर्भर करता है। एफ जो है ये बताता है फलन को, फलन या इसको बोलेंगे संबंध। यानी इनमें आपस में क्या रिलेशन है, स्वतंत्र चर
व आश्रित चर में आपस में क्या संबंध है, इसको बताता है फलन। अब बात करते हैं उत्पादन फलन की। तो देखिए उत्पादन फलन क्या है, बहुत सिंपल सी चीज में आपको बताते हैं। उत्पादन फलन, उत्पादन के साधन व उत्पादन की मात्रा में आपस में संबंध को ही उत्पादन फलन कहते हैं। देखिए क्या होता है, उत्पादन के जो साधन है, उत्पादन के साधन के रूप में भूमि है, पूंजी है, श्रम है, प्रबंध है, सांस है। अगर हम भूमि, पूंजी, श्रम, प्रबंध, सांस को बढ़ाएंगे तो उत्पादन भी बढ़ेगा, भूमि, पूंजी, श्रम, प्रबंध, सांस को घटाएंगे तो उत्पादन भी घटेगा। तो ये आपस में संबंधित है। अगर हम उत्पादन के साधन को बढ़ाएंगे उत्पादन भी बढ़ेगा, उत्पादन के साधनों को कम करेंगे उत्पादन भी कम होगा। तो इसका मतलब है उत्पादन व उत्पादन के साधनों के मध्य फलनात्मक संबंध होता है। तो इसी को ही उत्पादन फलन की संज्ञा दी जाती है। देखिए Q इज फंक्शन ऑफ L, N, K, T, E। देखिए L फॉर लैंड, जमीन, N फॉर श्रम, K फॉर पूंजी, T फॉर तकनीक, E फॉर एंटरप्राइज, साहसी। यानी उत्पादन के जो साधन है, भूमि, पूंजी, श्रम, प्रबंध, सांस और उत्पादन की मात्रा, इन दोनों में जो आपस में संबंध होता है, इसको ही उत्पादन फलन की संज्ञा दी जाती है। ये एक धनात्मक फलन होता है, अर्थात हम साधनों की मात्रा को बढ़ाएंगे उत्पादन भी बढ़ेगा, साधनों की मात्रा को कम करेंगे उत्पादन भी कम होगा। तो यहां देखिए उत्पादन फलन किस प्रकार से होता है। ये उत्पादन फलन इस प्रकार से होता है, Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ N, K, T, ये सारे साधन। तो यहां देखिए साधन हमने कम लगाए, उत्पादन, देखिए साधन लगाए N1 तो उत्पादन हुआ Q1, साधन को हमने बढ़ाया तो उत्पादन भी क्या हुआ, बढ़ा। ये साधन है और ये उत्पादन है। अब आपको क्लियर हुआ होगा कि उत्पादन फलन किसे कहा जाता है। उत्पादन के साधन व उत्पादन की मात्रा में फलनात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। सामान्य रूप से यदि उत्पादन के साधनों में वृद्धि की जाती है तो उत्पादन भी बढ़ता है और उत्पादन के साधनों में कमी की जाती है तो उत्पादन भी कम होता है। आपकी किताब में एक एग्जाम्पल है, उसकी हम चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए 1 मीटर कपड़ा बनाना है। 1 मीटर कपड़ा बनाने के लिए आपको 20 बाय 20 का तो एक जमीन चाहिए, 10,000 रुपए की एक मशीन चाहिए और एक लेबर चाहिए। तो यहां होगा 1 मीटर क्लॉथ इज फंक्शनल रिलेटेड टू 20 गुना 20 लैंड अनु 10,000 कैपिटल 1 लेबर। ये उत्पादन फलन है। 1 मीटर कपड़ा बनाने के लिए जमीन चाहिए 20 गुना 20, 10,000 रुपए की मशीन चाहिए जिससे कपड़ा बनेगा और एक लेबर की आवश्यकता है। तो ये उत्पादन के साधन व उत्पादन की मात्रा, इसमें आपस में जो संबंध बताया जाता है इसे ही उत्पादन फलन की संज्ञा दी जाती है। अब देखिए उत्पादन फलन को परिभाषित करने का हम प्रयास करते हैं। उत्पादन फलन की परिभाषा, हेंडरसन एंड क्वांट, सबसे पहली परिभाषा, देखिए हेंडरसन एंड क्वांट क्या कहते हैं। उत्पादन फलन एक अभियांत्रिकी यानी तकनीकी संबंध है जो उत्पादन के साधन व उत्पादन की मात्रा में आपस में संबंध को बताता है। वापिस सुनिए, हेंडरसन एंड क्वांट के अनुसार हेंडरसन एंड क्वांट के अनुसार उत्पादन फलन
एक तकनीकी संबंध है जो उत्पादन के साधन व उत्पादन की मात्रा में आपस में संबंध को बताता है। इसी प्रकार से मैनकीव नाम के जो इकोनॉमिस्ट हुए, उनका यह मानना था कि उत्पादन फलन उत्पादन के साधनों की मात्रा व उत्पादन की मात्रा में आपस में संबंध को उत्पादन फलन बताता है। इसी प्रकार से एक और इकोनॉमिस्ट हुए हैं कंदोई, उनके अनुसार यदि उत्पादन की मात्रा Q हो, उत्पादन की मात्रा को Q से प्रदर्शित किया जाए और उत्पादन के साधनों में भूमि को L से, श्रम को N से, पूंजी को K से, एंटरप्राइज को E से प्रदर्शित किया जाए तो उत्पादन फलन Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ L N K T E होगा। ये कंदोई के हिसाब से उत्पादन फलन की बात की है। तो अब हमें ये क्लियर हो गया कि उत्पादन फलन है क्या। उत्पादन फलन एक फलनात्मक संबंध है जो उत्पादन के साधन व उत्पादन की मात्रा को आपस में बताता है कि इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है। अब देखिए उत्पादन फलन की मान्यताएं। देखिए कोई भी इकोनॉमिक्स का हम लॉ देते हैं तो पहले इसके एजम्पशंस मानते हैं। उत्पादन फलन क्या है ये आपका क्लियर हो गया। उत्पादन फलन किसको कहते हैं ये क्लियर है। उत्पादन फलन की कुछ मान्यताओं की बात हम करने वाले हैं कि उत्पादन फलन की क्या क्या मान्यताएं। तो सबसे पहले हम ये मानते हैं कि तकनीकी ज्ञान स्थिर रहता है, यानी जब हम उत्पादन फलन की बात कर रहे हैं तो न तो तकनीकी ज्ञान बढ़ रहा है न घट रहा है। जिस तकनीक से उत्पादन किया जा रहा है उसी तकनीक से उत्पादन जारी है, न उसमें परिवर्तन हो रहा है, न तकनीक में इंप्रूवमेंट हो रहा है, न घट रहा है। दूसरी इसकी मान्यता है कि उत्पादन के साधन जो है स्थिर अनुपात में प्रयोग लिए जाते हैं, यानी उत्पादन के समय एक मशीन के साथ अगर 2 लेबर चाहिए तो और उत्पादन आप बढ़ाएंगे तो 2 मशीन के साथ आपको 4 लेबर चाहिए, और अगर 3 मशीन होगी तो आपको 6 लेबर चाहिए। यानी उत्पादन के साधनों को स्थिर अनुपात में प्रयोग में लिया जाता है। अगर साधन को बढ़ाना है बढ़ जाएंगे पर उसी अनुपात में बढ़ेंगे। हर एक मशीन के साथ 2 नए लेबर आपको लेकर आने पड़ेंगे। इसके अलावा ये माना जाता है, तीसरी मान्यता ये मानी जाती है कि उत्पादन के साधनों की कीमतें दी हुई है, कितना लेबर का क्या रेट है, पूंजी का ब्याज दर कितनी है, लेबर की मजदूरी कितनी है, भूमि का लगान कितना है, प्रबंधक का वेतन कितना है, ये सारी चीजें हमको दी गई है, ये माना जाता है। इसके अलावा ये एक निश्चित समय से संबंधित होते हैं। कुछ उत्पादन फलन अल्पकाल से रिलेटेड हो सकते हैं, कुछ उत्पादन फलन दीर्घकाल से रिलेटेड हो सकते हैं, पर जिससे भी रिलेटेड है वो एक निश्चित समय अवधि होती है, चाहे ये अल्पकाल हो सकती है चाहे दीर्घकाल हो सकती है। अल्पकालीन उत्पादन फलन क्या होते हैं, ये दीर्घकालीन उत्पादन फलन क्या होते हैं, इसको हम आगे देखेंगे। इसके अलावा देखिए उत्पादन के जो साधन है उनमें परिवर्तन एक निश्चित अनुपात में किया जा सकता है, यानी हम एक पूंजी की मात्रा को कम करके उसकी जगह लेबर लगा सकते हैं। थोड़ी मात्रा में ये उत्पादन के साधनों का प्रतिस्थापन किया जाना संभव है, पर अधिक मात्रा में उत्पादन के साधनों का प्रतिस्थापन किया जाना संभव नहीं है। इसके अलावा ये भी मानते हैं कि श्रम की सभी इकाइयां एक जैसी है, तो एक श्रम को हटाकर उसकी जगह हम दूसरा श्रमिक लगा सकते हैं। इसी प्रकार से मशीन की सारी इकाइयों की उत्पादकता भी एक जैसी है। अगर एक मशीन खराब हो गई तो उसकी जगह हम दूसरी मशीन लेंगे, तो उसमें उत्पादन की जो मात्रा है उस पर कोई भी परिवर्तन, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि उत्पादक लाभ अधिकतमीकरण की भावना से उत्पादन करता है, वो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना चाहता है और अपने लाभ को अधिक से अधिक करना चाहता है। इसके अलावा इसमें यह भी माना जाता है कि उत्पादन के साधनों को पूर्ण क्षमता से प्रयोग में लिया जाता है, यानी श्रम की जितनी कैपेसिटी है उस पूरी कैपेसिटी को प्रयोग में लिया जाता है। एक मशीन की जितनी उत्पादन क्षमता है उस पूरी उत्पादन क्षमता को प्रयोग में लिया जाता है। इसके अलावा यह भी माना जाता है उत्पादन फलन में कि उत्पादन के साधनों को, अगर उत्पादन का कोई साधन है तो उसको थोड़ा बहुत हम बदल सकते हैं,
कुछ मात्रा में साधन की मात्रा में हम परिवर्तन कर सकते हैं, पर ऐसा संभव नहीं है कि हम पूरी तरह से श्रम लगा दें तो उत्पादन होगा, या पूरी तरह से मशीन लगा दें तो भी उत्पादन संभव नहीं है। यानी उत्पादन तभी संभव है जब उसमें कम से कम 2 साधन हो, उसके बगैर उत्पादन किया जाना संभव नहीं है। इसके अलावा देखिए, उत्पादन अगर अवधि छोटी है तो उसमें उत्पादन के कुछ साधनों में परिवर्तन किया जाना संभव है और कुछ साधनों में परिवर्तन किया जाना संभव नहीं है। यानी छोटी अवधि है तो अब नई फैक्ट्री नहीं लगा सकते, नई मशीन नहीं लगा सकते। हाँ, कच्चा माल हम परिवर्तित कर सकते हैं, लेबर की मात्रा को हम कम ज्यादा करके उत्पादन की मात्रा को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो इसका तात्पर्य क्या है कि उत्पादन फलन जो है ये एक तकनीकी संबंध को बताता है, जो ये बताता है कि अगर उत्पादन के साधनों में परिवर्तन किया जाता है तो उत्पादन में भी परिवर्तन होगा। इसी प्रकार से इसके अलावा देखिए, ये हम मानते हैं कि साधनों को पूरी क्षमता से साधनों का प्रतिस्थापन ऐसा नहीं हो सकता है कि सारी मशीन को हटाकर उनकी जगह लेबर लगा दी जाए या सारी लेबर को हटाकर उसकी जगह मशीन लगा दी जाए। एक सीमा तक ही श्रम के स्थान पर पूंजी और पूंजी के स्थान पर श्रम काम में लिया जा सकता है, बाकी काम में नहीं लिया जा सकता है। एक लिमिट से ज्यादा उसमें प्रतिस्थापन किया जाना संभव नहीं है। तो ये कुछ बात करी हमने कि उत्पादन फलन से रिलेटेड मान्यताएं क्या क्या हो सकती है। अब हम बात करते हैं उत्पादन फलन की विशेषताओं के बारे में। उत्पादन फलन की विशेषताएं, देखिए उत्पादन फलन की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले उत्पादन फलन एक तकनीकी संबंध है जो उत्पादन के साधन व उत्पादन की मात्रा में आपस में संबंध को बताता है। ये एक तकनीकी संबंध है, यानी अगर आपको एक उत्पादन करने के लिए एक मशीन और 2 लेबर चाहिए तो वैसा का वैसा ही उत्पादन करने के लिए आपको हर समय में एक मशीन और 2 लेबर की आवश्यकता होगी। ये आपस में एक तकनीकी संबंध है। दूसरी चीज हम इसमें बात कर सकते हैं कि ये उत्पादन के साधनों की कीमतों से उत्पादन फलन का कोई भी लेना देना नहीं है। उत्पादन फलन का लेना केवल उत्पादन की मात्रा व उत्पादन के साधनों की मात्रा से रिलेटेड है। ये साधन महंगे हैं या सस्ते हैं, साधन फ्री में अवेलेबल है या बहुत पैसे में अवेलेबल है, उसका उत्पादन फलन से कोई भी संबंध नहीं है। ये उत्पादन फलन केवल उत्पादन की मात्रा व उत्पादन के साधनों के मध्य फलनात्मक संबंध को बताता है। इसके अलावा देखिए, ये उत्पादन फलन ये बताता है कि यदि उत्पादन के इनपुट बढ़ेंगे यानी उत्पादन के साधन बढ़ेंगे तो उत्पादन भी बढ़ेगा और उत्पादन के साधन घटेंगे तो उत्पादन भी घटेगा। इसके अलावा उत्पादन फलन ये भी बताता है कि साधनों को एक स्थिर अनुपात में प्रयोग में लिया जाता है। यानी अगर एक मशीन इस प्रकार की है जिसको चलाने के लिए 3 लेबर चाहिए, तो जब भी वैसी की वैसी मशीन लेकर आएंगे हर बार हमको 3 नए लेबर लेकर आने पड़ेंगे। फिर एक और नई मशीन वैसी की वैसी लेंगे तो फिर हमको 3 नए लेबर लेकर आने पड़ेंगे। यानी साधन को एक स्थिर अनुपात में प्रयोग में लिया जा सकता है। इसके अलावा उत्पादन फलन यह नहीं बताता है कि उत्पादन से हमको आय कितनी प्राप्त हुई, केवल ये साधनों की भौतिक मात्रा को बताता है कि इतने आप साधन यूज करेंगे तो उत्पादन की मात्रा इतनी होगी। जैसे 2 एकड़ जमीन और 5 लेबर लेंगे तो 10 क्विंटल प्रोडक्शन होगा। तो अगर आप 4 एकड़ जमीन और 10 लेबर लेंगे तो उत्पादन की मात्रा 20 क्विंटल होगी। यानी ये उत्पादन फलन केवल उत्पादन की मात्रा से रिलेटेड है। इससे यह उत्पादन कितने का हुआ है इससे उत्पादन फलन का कोई लेना देना नहीं है। श्रम को इसके अलावा कुछ सीमा तक श्रम के स्थान पर पूंजी को काम में लिया जा सकता है और पूंजी के स्थान पर श्रम को काम में लिया जा सकता है। ऐसा हमने मान्यता में भी माना था और उत्पादन फलन की एक विशेषता के रूप में भी हम कह सकते हैं। इसके अलावा ये भी समयावधि के बारे में भी बात कर सकते हैं कि उत्पादन फलन 2 प्रकार के होते हैं। कुछ अल्पकालीन उत्पादन फलन हो सकते हैं और दीर्घकालीन उत्पादन फलन भी हो सकते हैं। इसके अलावा ये कह सकते हैं कि इसमें यह माना जाता है कि सभी श्रम की कार्य क्षमता एक जैसी होती है और सभी मशीनों की भी कार्य क्षमता एक जैसी होती है। तो इस कारण से
जो वस्तुएं उत्पादित होती है वो समान मात्रा व गुण में होती है। तो ये हमने उत्पादन फलन की कुछ विशेषताओं की बात करी, कुछ मान्यताओं की बात करी। उत्पादन फलन किसे कहा जाता है, उत्पादन किसे कहा जाता है, मैं समझता हूं इस वीडियो के माध्यम से इन सब चीजों को आप समझ पाए होंगे। अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि अल्पकालीन उत्पादन फलन किसे कहा जाता है और दीर्घकालीन उत्पादन फलन किसे कहा जाता है और विभिन्न प्रकार के उत्पादन फलन कौन कौन से हैं। थैंक यू। अब देखते हैं उत्पादन फलन के प्रकार। तो देखिए उत्पादन फलन के प्रकार ये दो प्रकार के होते हैं। पहला अल्पकालीन उत्पादन फलन, दूसरा दीर्घकालीन उत्पादन फलन। देखिए अल्पकालीन उत्पादन फलन से तात्पर्य अल्पकाल छोटी अवधि होती है, तो उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन किया जाना छोटी अवधि में संभव नहीं होता है। तो जब उत्पादन के कुछ साधनों को स्थिर रखकर, जैसे आप जमीन को नहीं चेंज कर सकते, अल्पकाल की अवधि में आप नई मशीन नहीं मंगा सकते, तो अल्पकाल में भूमि को आप बदल नहीं सकते, मशीन को नहीं बदल सकते। हाँ, कच्चा माल आप कम ज्यादा कर सकते हैं, लेबर की मात्रा को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो अल्पकाल छोटी अवधि होने के कारण उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन किया जाना संभव नहीं है। तो उत्पादन के कुछ साधनों में परिवर्तन करके उसके फलस्वरूप उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उसका अध्ययन किया जाता है, उसे अल्पकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। यदि हम एक साधन में परिवर्तन करके उत्पादन फलन का अध्ययन करते हैं तो उसको उत्पत्ति ह्रास नियम या परिवर्तनशील अनुपातों के नाम से जाना जाता है। यदि अल्पकाल में दो साधनों में परिवर्तन करके उत्पादन का अध्ययन किया जाता है तो उसका अध्ययन समोत्पाद वक्र के माध्यम से किया जाता है। तो यहाँ देखिए उत्पादन फलन की हम बात कर रहे हैं, तो उत्पादन फलन में इसको यूं बांट सकते हैं, उत्पादन फलन एक परिवर्तित साधन सहित उत्पादन फलन। इसका अध्ययन हम करेंगे, वो करेंगे पैमाने के प्रतिफल के। इसका अंदर करेंगे परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, या इसको प्रतिहास नियम भी बोलते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे। अगर हम दो साधन को परिवर्तित करते हैं, इसका हम करते हैं समोत्पाद वक्र। ये दोनों अल्पकालिक है, और दीर्घकालीन उत्पादन फलन जिसमें सभी साधनों में परिवर्तन करते हैं। दीर्घकालीन अवधि लंबी होती है, उसमें उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन किया जाना संभव है। भूमि भी नहीं ली जा सकती है, भवन भी नया बनाया जा सकता है, मशीन भी नहीं खरीदी जा सकती है। तो इसमें सभी साधनों में समान अनुपात में परिवर्तन किया जाता है। तो इसका अध्ययन हम करते हैं पैमाने के प्रतिफल के अंदर। तो सबसे पहले हम दीर्घकालीन की बात करते हैं, फिर अल्पकालीन की बात करेंगे, क्योंकि आपकी किताब में पहले दीर्घकालीन दिया हुआ है। तो यहां देखिए दीर्घकालीन उत्पादन फल। दीर्घकालीन, जैसा कि मैंने बताया, दीर्घकाल एक लंबी अवधि है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों में समान अनुपात में परिवर्तन किया जाना संभव है। तो दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधनों में समान अनुपात में परिवर्तन करने पर उत्पादन की मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसका अध्ययन पैमाने के प्रतिफल के अंतर्गत किया जाता है। तो दीर्घकालीन उत्पादन फलन को हम जानते हैं पैमाने के प्रतिफल। रिटर्न टू स्केल। अब पैमाना अलग अलग हो सकता है। दूध को नापने के लिए पैमाना लीटर हो सकता है, दूरी को नापने के लिए किलोमीटर हो सकता है, कपड़े को नापने के लिए मीटर हो सकता है, चीनी को नापने के लिए किलो हो सकता है। बहुत ज्यादा वजन वाली चीज है तो उसको क्विंटल में नाप सकते हैं, मण में नाप सकते हैं। अलग अलग पैमाना हो सकता है। एक कपड़े को मापने का 1 मीटर एक पैमाना है, या उसी कपड़े को हम सेंटीमीटर में नापे तो 100 सेंटीमीटर एक पैमाना हो जाएगा। तो दीर्घकालीन उत्पादन फलन में क्या होता है, उत्पादन के सभी साधनों में समान अनुपात में परिवर्तन होता है। अगर आप भूमि को दुगना कर रहे हैं तो पूंजी को भी दुगना करना पड़ेगा,
श्रम को भी दुगना करना पड़ेगा। भूमि को 3 गुना कर रहे हैं तो पूंजी को भी 3 गुना, श्रम को भी 3 गुना, यानी जितना भी परिवर्तन कर रहे हैं वो सभी साधनों में समान अनुपात में किया जाता है। तो इसको बोलते हैं स्थिर अनुपात उत्पादन फलन भी इसको कहते हैं। क्योंकि सबने इसमें चेंज एक ही स्पीड से होता है, इसलिए इसको स्थिर अनुपात उत्पादन फलन भी कहते हैं। और एक ही इकाई में, जिस इकाई में पहले परिवर्तन हो रहा है सारा उसी इकाई में परिवर्तन होता है। अब जैसे मान लीजिए 2 एकड़ एक जमीन है, उसमें 5 श्रमिक लगाए। 2 एकड़ जमीन, देखिए हम जमीन को एकड़ में नाप रहे हैं, बीघा में भी नापी जा सकती है। 2 एकड़ में 5 श्रमिक लगाए और 10 बोरी गेहूं का उत्पादन होता है। अब इसका मतलब क्या है कि अगर ये देखें 2 जमीन की इकाई है, 5 श्रम की इकाई है और 10 अनाज गेहूं, तो देखिए श्रम अनुपात उत्पादन यह आएगा 5:10, यानी श्रम अनुपात उत्पादन आया 1:। जमीन अनुपात उत्पादन निकालना जाए तो 2 जमीन पे 10 का उत्पादन होता है, तो 1 जमीन पे 5 बोरी का उत्पादन होता है। यानी जमीन की एक इकाई उत्पादन करती है 5, श्रम की एक इकाई उत्पादन करती है 2 बोरी का। इस प्रकार से अनुपात जो है वो स्थिर बना रहेगा। अगर ये हम कर देते हैं 4 जमीन कर देते हैं, श्रम 10 कर देते हैं, तो उत्पादन 20 बोरी हो गया। तो यहां पे भी देखिए 1 लैंड बराबर, देखिए 4 लैंड बराबर 20 प्रोडक्शन, 1 लैंड बराबर 5 प्रोडक्शन, वो का वही देखिए अनुपात है। इसी प्रकार से 1 लेबर, देखिए 10 लेबर बराबर 20 प्रोडक्शन, तो 1 लेबर बराबर 2 प्रोडक्शन, देखिए वो का वही अनुपात रहेगा। यहां पर 10 श्रमिक से 20 बोरी का उत्पादन होता है, यानी 1 श्रमिक अभी भी 2 बोरी का उत्पादन करता है। 2 जमीन पर, यानी जमीन की 2 इकाई पर 10 बोरी गेहूं का उत्पादन होता है, तो जमीन की 1 इकाई पर 5 का उत्पादन होगा। तो 4 जमीन पर कुल उत्पादन कितना होगा? 20 बोरी का। तो इसका मतलब जमीन की 1 इकाई यहां पर भी 5। इस प्रकार से दीर्घकाल में हम ये मान के चलते हैं कि उत्पादन की जो अनुपात है वो स्थिर रहता है। इसको हम अध्ययन करते हैं पैमाने के प्रतिफल के अंतर्गत। ये अनुपात को हम क्या मानते हैं? स्थिर मानते हैं कि जिस अनुपात में परिवर्तन होता है उसी अनुपात में, यानी साधन को हम साधनों में जो परिवर्तन करेंगे वो समान अनुपात में करेंगे। यानी एक साधन को दुगना करेंगे तो दूसरे साधन को भी दुगना करेंगे, उत्पादन में दुगना भी हो सकता। अब देखिए उत्पादन जो है, ये उत्पादन जरूरी नहीं है कि एक जैसा हो। मैं इसके लिए आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने साधन करना है, 1 लेबर प्लस 1 कैपिटल प्लस 1 टेक्नोलॉजी, उत्पादन हुआ 10। अब इसको साधन को दुगना किया, लेबर को दुगना किया, कैपिटल को दुगना किया, तकनीक को दुगना किया, उत्पादन 20 हुआ। 3 लेबर प्लस 3 कैपिटल प्लस 3 टेक्नोलॉजी से उत्पादन 30 हुआ। तो हम बोलेंगे कि उत्पादन के स्थिर अनुपात के फलन प्राप्त हो रहे हैं, यानी जिस अनुपात में उत्पादन के साधनों को बढ़ाया जा रहा है उसी अनुपात में उत्पादन बढ़ रहा है। अब ये उत्पादन अगर ऐसे हो 10, 18, 24, यानी देखिए पहले वाला 10 उत्पादन कर रहा है, दूसरे वाला 8 ही कर रहा है, तीसरा संयोग 6 ही कर रहा है, तो हम बोलेंगे उत्पादन के हासमान सीमांत प्रतिस्थापन, यानी हासमान प्रतिफल प्राप्त हो रहे हैं। और अगर यही प्रोडक्शन हमको 10 के बाद में 25 हो, यानी पहले वाले ने 10 किया, आपके बाद ने 15 किया, अब 50 हो जाए, यानी अगले वाले ने 25 किया, तो हम बोलेंगे कि उत्पादन के वर्धमान प्रतिफल प्राप्त हो रहे हैं। यानी दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधनों में समान अनुपात में परिवर्तन करना है। यदि उत्पादन में भी समान अनुपात में परिवर्तन होगा तो हम बोलेंगे उत्पत्ति समता नियम लागू हो रहा है। या उत्पादन में वर्धमान क्रम में परिवर्तन हो रहा था, हम बोलेंगे उत्पत्ति वृद्धि नियम लग रहा है। यानी जिस अनुपात में हम साधन बदल रहे हैं, साधन को दुगुना किया, उत्पादन दुगुने से ज्यादा हो गया, साधन को 3 गुना किया, उत्पादन 3 गुने से ज्यादा होकर 5 गुना हो गया, तो हम बोलेंगे उत्पत्ति वृद्धि नियम लग रहा है। यदि जिस अनुपात में साधनों को बढ़ाया जाता है उससे कम अनुपात में उत्पादन बढ़ता है
तो हम बोलते हैं उसमें उत्पत्ति ह्रास नियम लग रहा है। तो यह देखिए, इसका मतलब है कि दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधनों में इसमें समान अनुपात में परिवर्तन करना है। तो मान लीजिए जैसे भूमि हेक्टर में लेते हैं, हमने ली 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। तो भूमि में परिवर्तन देखेंगे, देखिए यहाँ दुगुना हो गया, 5 की 10 हो गई, यहाँ 5 की 15 हो गई 3 गुना, यहाँ 5 की 20 हो गई 4 गुना, यहाँ 5 की 25 हो गई 5 गुना, 6 गुना, ये 7 गुना। श्रम की मात्रा, ठीक है, मान लीजिए हमने 100 घंटे श्रम लिया, यहाँ 200 घंटे हो गया, या 300 घंटे हो गया, या श्रम 400 घंटे हो गया, या 500 घंटे हो गया, या क्योंकि समान अनुपात में परिवर्तन करें। तो यहां देखिए इसमें भी श्रम में परिवर्तन भी समान गुणा होगा। ये देखिए, ये 2 गुना, यहाँ 2 गुना हुआ, 100 का 200 हो गया, 100 का 300 हो गया 3 गुना, 100 का 400 हो गया यानी 4 गुना, 100 का 500 हो गया यानी 5 गुना, 100 का 600 हो गया यानी 6 गुना, 100 का 700 हो गया यानी 7 गुना। इस प्रकार से परिवर्तन। अब देखिए इसका हम चित्र बनाएंगे तो इस प्रकार से बन सकते हैं। यह हमने ले लिया श्रम की इकाई, भूमि की इकाई, ये श्रम की इकाई। भूमि की इकाई 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800। एक तरफ हम ये ले लेंगे। तो यहाँ देखिए ये प्रोडक्शन है, टोटल प्रोडक्शन 100 हो सकता है, ये 200 हो सकता है, 300 हो सकता है। ये उत्पादन के वक्र को बताता है। ये समोत्पाद वक्र क्या होता है, किस प्रकार से समोत्पाद वक्र बनाए जाते हैं, इसका एक अलग से हम वीडियो बताकर उसको पैमाने के प्रतिफल के नाम से देंगे। यहां केवल आपको यह जानना है कि दीर्घकालीन उत्पादन फलन क्या होता है, यानी दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधनों में समान अनुपात में परिवर्तन की वजह से उत्पादन की मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसको दीर्घकालीन उत्पादन फलन की कहते हैं, और स्थिर अनुपात उत्पादन फलन भी इसको कहा जाता है। अब देखिए अल्पकालीन उत्पादन फलन की हम बात करते हैं। तो देखिए अल्पकालीन उत्पादन फलन मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया कि अल्पकाल में उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन नहीं कर कुछ साधनों में परिवर्तन करने की वजह से उत्पादन की मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसको अल्पकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। जब उत्पादन के अन्य साधनों को स्थिर रखकर केवल कुछ ही साधनों में परिवर्तन करें। अब देखिए अल्पकालीन उत्पादन फलन को कुछ कहते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, कुछ कहते हैं परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। तो देखिए अलग अलग इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या अलग अलग की है। कुछ ने कहा है घटता हुआ सीमांत उत्पादकता का नियम, इसमें डुगोट नाम के पहले इकोनॉमिस्ट हुए, उन्होंने अल्पकालीन उत्पादन फलन को कहा घटता हुआ सीमांत उपयोगिता का नियम। उसके बाद मार्शल, रिकार्डो, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, इन्होंने भी इसी नाम से इसको संबोधित किया अल्पकालीन उत्पादन फलन को। उसके बाद एक सीमा के बाद घटता हुआ एक सीमा के बाद घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम बोल के, जैसे स्टिगलर है, बेहनम है, पिंडियाक है, रूबिन है, इन इकोनॉमिस्ट ने माना कि एक सीमा के बाद घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम ये है। या एक बिंदु के पास लिप्से, क्रिस्टल ने भी यही कहा। फिर कुछ इकोनॉमिस्ट ने और थोड़ा इसको मॉडिफाइड किया, एक बिंदु के बाद घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम, स्टिगलर है, बोल्डिंग है, गोल्ड है, लेजर है। या कुछ इकोनॉमिस्ट ने बाद में इसको परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के नाम से भी जाना, जिसमें आप कह सकते हैं चैम्बरलिन है, मोरिस है, स्टिगलर है, बोबर है, थॉमसन है। पर हमको उसमें बहुत ज्यादा इकोनॉमिस्ट के नाम में हमको नहीं जाना है। कुल मिला के अल्पकालीन उत्पादन फलन क्या है, अल्पकाल में उत्पादन के अन्य साधनों को स्थिर रखकर केवल एक ही साधन में परिवर्तन करने के फलस्वरूप उत्पादन की मात्रा में जो परिवर्तन होता है
उसका अध्ययन जिसमें किया जाता है उसको अल्पकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। तो देखिए कैसे, मान लीजिए मैं यहाँ श्रम की मात्रा रखता हूं, भूमि में स्थिर रखता हूं, भूमि 5 5 5, श्रम की मात्रा परिवर्तनशील रखता हूं, तो श्रम की मात्रा 0 1 2 3 4 5 6 7। उत्पादन की मात्रा को देखेंगे, अल्पकाल में एक साधन को स्थिर रख दिया और अन्य साधन में परिवर्तन कर सकते, उत्पादन में जो परिवर्तन हो रहा है उसका अध्ययन इसमें करते हैं। तो यहाँ 0 सपोज कीजिए, इसमें 2 प्रोडक्शन हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 12 हुआ, फिर 20 हुआ, फिर वापस 20 हुआ, क्लियर। उसके बाद में मान लीजिए 24 हुआ और 26 हुआ। तो यहां देखिए भूमि और श्रम की मात्रा में अनुपात है 5 अनुपात 0, 5 अनुपात 1, 5 अनुपात 2, 5 अनुपात 3, 5 अनुपात 4, 5 अनुपात 5, 5 अनुपात 6, 5 अनुपात 6 बहुत है, चलो छोड़ो। अब अगर हम भूमि व उत्पादन की मात्रा में अनुपात देखें तो 5 अनुपात 0, 5 अनुपात 2, 5 अनुपात 6, 5 अनुपात 12, 5 अनुपात 20 तक गया, फिर 5 अनुपात 20, फिर 5 अनुपात मैक्सिमम उत्पादन हुआ 24। श्रम और उत्पादन की मात्रा में देखें, देखिए यह है भूमि अनुपात उत्पादन, यहां हमने लिखा है भूमि अनुपात श्रम। इसी प्रकार से मैं लिखता हूं श्रम अनुपात उत्पादन, तो यह हुआ 0 अनुपात 0, 1 अनुपात 2, 2 अनुपात 6, तो 1 अनुपात 3 हो गया, फिर 3 अनुपात 12, तो ये हुआ 1 अनुपात 4, ये 1 अनुपात 3, 1 अनुपात 2। इस श्रम की सीमांत उत्पादकता बढ़ रही है। 4 अनुपात 20, देखिए 1 अनुपात 5 हो गया, 5 अनुपात 20, 1 अनुपात फिर घट गई, देखिए सीमांत उत्पादकता। 6 अनुपात 24, तो आई 1 अनुपात 3। इस प्रकार देखिए श्रम की सीमांत उत्पादकता पहले बढ़ी, 2 से 3 हुई, 3 से 4 हुई, 4 से 5 हुई, फिर वापस घटी। तो ये कह रहा है एक बिंदु के बाद सीमांत उपयोगिता गिरती है। इसे परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के नाम से जाना जाता है। इस पूरे नियम को हम नेक्स्ट चैप्टर में अलग से पढ़ेंगे कि परिवर्तनशील अनुपात का नियम होता क्या है। मेन चीज यहाँ 2-3 चीज आपको ध्यान में रखनी है कि प्रारंभ में उत्पत्ति का नियम का प्रयोग किया। देखिए प्रारंभ में अल्पकालीन सिद्धांत के लिए घटता हुआ सीमांत उत्पादन का नियम का प्रयोग किया जाता था, वर्तमान में इसके लिए परिवर्तनशील अनुपातों का नियम का प्रयोग किया जाता है। यह केवल अल्पकाल में ही लागू होता है, दीर्घकाल में यह लागू नहीं होता है, क्योंकि दीर्घकाल में इसको पैमाने के प्रतिफल के रूप में पढ़ा जाता है। इसके अंदर अल्पकाल में अन्य सभी साधनों को स्थिर रखा जाता है, केवल श्रम की मात्रा में ही परिवर्तन किया जाता है। और चौथी बात और इसमें हम कह सकते हैं कि उत्पादन के साधन का संयोग अनुपात भी बदलता रहता है, जबकि पैमाने के प्रतिफल में संयोग अनुपात एक ही रहता है, इसमें बदलता रहता है। देखिए श्रम के साथ, भूमि के साथ पहले 0 श्रमिक है, फिर 1 2 3 इस प्रकार से ये चेंज होता रहता है। ये हमने अल्पकालीन उत्पादन फलन की बात करी और दीर्घकालीन उत्पादन फलन की बात करी। अब एक और आपके इस चैप्टर में आता है कि विभिन्न प्रकार के उत्पादन फलन, उसकी बात और कर लेते हैं। कौन कौन से उत्पादन फलन होते हैं इसकी बात करते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ 4 5 6 तरह के उत्पादन फलन होते हैं। मूल रूप से आपकी किताब में 7 प्रकार के उत्पादन फलन की बात की गई है। तो 7 प्रकार के उत्पादन फलन में सबसे पहला है रेखीय समरूप उत्पादन फलन, यानी जिस अनुपात में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन किया जाता है उसी अनुपात में उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होता है और उत्पादन फलन को ग्राफ पेपर पर अंकित करने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है, उसको रेखीय उत्पादन फलन की संज्ञा दी जाती है। उसके बाद अमेरिका के 2 अर्थशास्त्री काब और डगलस के द्वारा एक उत्पादन फलन दिया गया, उसको काब डगलस का उत्पादन फलन कहते हैं। उसके समीकरण वगैरह आते हैं, पर मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा कि आपके कोर्स में वो नहीं है, ज्यादा टफ हो जाएगा। इसी प्रकार से एक उत्पादन फलन होता है इनपुट और आउटपुट उत्पादन फलन, यानी कितने हमने साधन यूज किए उससे उत्पादन कितनी मात्रा में हुआ उसको इनपुट
और आउटपुट उत्पादन फलन कहते हैं। इसके अलावा एक और प्रक्रिया विश्लेषण उत्पादन फलन भी अर्थशास्त्र में पढ़ाया जाता है। इसके अलावा एक स्थिर प्रतिस्थापन के लोच का उत्पादन फलन, जिसको सीईएस उत्पादन फलन के नाम से भी जाना जाता है, ये भी एक उत्पादन फलन होता है। आजकल एक और आता है परिवर्तनशील प्रतिस्थापन की लोच, वेरिएबल इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट नामक एक भी उत्पादन फलन और आता है। इसके अलावा लोग्रामेंट से रिलेटेड अतिक्रमी लघुगुणीय गुणकीय उत्पादन फलन भी होता है, पर हमको इनमें बहुत ज्यादा नहीं जाना है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में उत्पादन फलन के प्रकार या उत्पादन फलन हमको पढ़ना नहीं है। अब इसका महत्व क्या है, इसके बारे में जानेंगे कि उत्पादन फलन के माध्यम से उत्पादन से संबंधित निर्णय लिया जाना आसान होता है कि उत्पादन अगर वर्तमान अवस्था में उत्पादन फलन है तो उत्पादन को बढ़ाना चाहिए। ह्रासमान प्रतिस्थापन का नियम लागू हो रहा है तो कहाँ उत्पादन करना चाहिए, किस जगह उत्पादन करना चाहिए, उत्पादन की किस अवस्था में उत्पादन करना चाहिए, इसकी सारी चर्चा हम अगले चैप्टर में करेंगे। मैं समझता हूँ इस चैप्टर के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि उत्पादन फलन किसे कहा जाता है और एक उत्पादन फलन किसे कहा जाता है, क्या इसकी मान्यताएं हैं, क्या इसकी विशेषताएं हैं, अल्पकालीन उत्पादन फलन किसे कहा जाता है और दीर्घकालीन उत्पादन फलन किसे कहा जाता है। ये सारी चीज आप अच्छे से समझ पाए होंगे।